नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने देश का नंबर 1 आतंकी कहा था। अब इस मामले में बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर कांग्रेसी नेताओं ने बेंगलोर में दर्ज कराई है। बता दें, कांग्रेस राहुल गांधी को धमकी पर धमकी दिए जाने के मामले को मजबूती से उठा रही है। लोगों का कहना है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोई सिरफिरा आदमी कुछ भी कर सकता है। इस घटना पर बात करते हुए महात्मा गांधी की हत्या कैसे की गई थी वो याद दिलाई जाती है। अब बेंगलोर में बिट्टू नपे हैं। देखते हैं अब बात आगे कैसे बढ़ती है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश के मामले में भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका पहले हत्या कराने की कथित साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका ले आया और अब साजिश में अमेरिकी कोर्ट ने भारत को समन भेजा है। आरोप है कि गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी से गुरपतवंत सिंह की हत्या कराने का निर्देश मिला था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की एक अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। इस मामले में अमेरिकी अदालत ने भारतीय सरकार को समन भेजा है। इस मुकदमे में पन्नू ने भारतीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल और अन्य अधिकारियों पर अमेरिका में उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। समन में 21 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बता दें, पन्नू अमेरिकी कनाडाई नागरिक है और भारत द्वारा आतंकवादी घोषित है। पन्नू का दावा है कि जून 2023 में उस पर हमला करने का प्रयास किया गया। अमेरिकी समन के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में अमेरिका अदालत द्वारा भारत सरकार को भेजा गया समन पूरी तरह से अनुचित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए तो हमने कार्रवाई की। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। उन्होंने कहा ये चिंता का विषय है और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी। बता दें, इस साल मई में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा था कि भारत इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे भारत अमेरिकी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सीधे समन आया है। अब देखना होगा कि क्या होता है। ये समन कई सवाल खड़े करता है। भारत के विदेश मंत्रालय विक्रम मिस्री ने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। विक्रम मिस्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ कई सारी बैठकें होनी हैं जिसको तय करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं किसी विशेष बैठक के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। विदेश सचिव ने कहा कि हम सभी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि कितना समय हमारे पास है और किस किस से बैठकें हो सकती हैं। जिस भी नेता के साथ बैठक तय होगी उसके बारे में समय पर बता दिया जाएगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 18 सितंबर को हुए सिलसिलेवार धमाकों में अभी तक 20 लोग मारे गए हैं और 450 लोग घायल हुए हैं। ये सिलसिलेवार धमाके वॉकी टॉकी में हुए। वॉकी टॉकी एक ऐसी वायरलेस मशीन है जिसका इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता है। 17 सितंबर को भी लेबनान में कई जगहों पर पेजर्स फटे थे। इन धमाकों के कारण एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। जिन वॉकी टॉकी डिवाइस में धमाके हुए उनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। ये धमाके लेबनान की राजधानी बैरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हुए हैं। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हो रहे विस्फोट और उनसे जा रही जानों पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि इजरायल को उचित दंड दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही लेबनान के लोगों के लिए संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस दुखद घटना पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हैं। बुधवार को लेबनान में वॉकी टॉकी के जरिए हुए धमाकों में जापानी कंपनी आईकॉम का नाम आया। इसके बाद अब कंपनी ने सफाई दी। जापानी कंपनी ने कहा है कि वॉकी टॉकी के जिन मॉडलों में धमाके हुए हैं, कंपनी ने 10 साल पहले ही उनको बनाना बंद कर दिया है। आईकॉम ने कहा है कि मॉडल ICV82 का 2004 से 2014 के बीच तक मध्य पूर्व के देशों में निर्यात किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से उनका निर्यात बंद हो गया है। इसकी बैटरियों का उत्पाद भी बंद कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि जिन मशीनों में धमाका हुआ है उसे हमने ही भेजा था या फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए वहां भेजे गए थे।
मंगलवार और बुधवार को लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए हुए धमाकों में कई लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए। राजधानी बेरूत के राफिक हरीरी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटों में वॉकी टॉकी और पेजर पर बैन लगा दिया गया है। बेरूत में स्थित ये एयरपोर्ट लेबनान का एकमात्र कमर्शियल ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा ऐतराज जताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनाव को लेकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी को यह मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश है, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस हमेशा उन लोगों के पक्ष में दिखती है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुई जस्टिस हेमा कोहली ने कहा है कि जजों को अपनी धार्मिकता पब्लिक डोमेन में नहीं लानी चाहिए। एक इंटरव्यू में जस्टिस कोहली ने कहा कि जजों को अपनी धार्मिकता को सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, उन्हें संविधान पर फोकस रहना चाहिए जो कि उनका धर्म है और फाउंडिंग आइडियल्स पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि हमारा संविधान सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक नेशन पर बोलता है, आप जजों को पब्लिक डोमेन में धार्मिक कामों में शामिल होने को कैसे देखती हैं और ऐसे मंच पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का मेल कैसे देखती हैं? इसके जवाब में जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि मैं अपने लिए बोलूंगी क्योंकि प्रश्न मेरी ओर डायरेक्टेड है। सख्ती से कहूं तो जजों को पब्लिक डोमेन में धार्मिकता को अपनी आस्तीन पर नहीं पहनना चाहिए। धार्मिकता, धर्म या आस्था, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें इन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, ये चार दीवारी के भीतर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों को कभी भी लोगों को ये आभास नहीं देना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत झुकाव न्याय देने में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बाहर किसी को भी अपने निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट डोमेन में आने की अनुमति नहीं दी है। बता दें, ये सवाल और ये जवाब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पीएम मोदी गए थे और दोनों ने मिलकर पूजा की, आरती की। इसको पब्लिक में शेयर किया गया और इस पर कई सवाल भी उठे। पत्रकार मुकेश कुमार का जस्टिस हेमा कोहली के जवाब पर कहना है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आईना दिखा रही हैं जस्टिस कोहली, बता रही हैं क्यों जजों को अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अभी तक चंद्रचूड़ ने बताया नहीं है कि मोदी को उन्होंने क्यों बुलाया या क्या वो बिन बुलाए आए थे। ये भी कि वीडियो वायरल किए जाने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस वेद व्यासचार्य शीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके को पाकिस्तान बता दिया। जज ने पश्चिम बेंगलुरु के एक सब लोकेलिटी गोरीपाल्या के बारे में बोलते हुए ये बात कही। इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाएं, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग हैं। ये लागू नहीं है क्योंकि गोरीपाल्या से बाजार की ओर जा रहा मैसूर फ्लाईओवर भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। ये सच्चाई है। चाहे आप वहाँ कितना भी सख्त पुलिस अधिकारी क्यों ना रख लें, उन्हें वहाँ पीटा ही जाएगा। जस्टिस शीशानंद का यह वीडियो वायरल हो रहा है और इसने आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी हरियाणा में अगर आती है तो वो हर महीने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देगी। इसी के साथ सरकार 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीदेगी। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए हैं। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह घोषणा पत्र चुनावी नहीं है। केंद्र सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर बनाई गई एक उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले हैं।
केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए ताकि जो शिक्षा करोड़पति बच्चों को मिलती है वही आम आदमी को भी मिल सके। देश में वन नेशन वन इलाज होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं कहता हूं कि हर महीने चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है उसी वक्त नेता जनता के काबू में रहते हैं और उनका काम करते हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली कमेटी के सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाने की तैयारी है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। असल में अभी एक लंबा रास्ता तय होना है। इसमें सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत तो है ही, इसके ऊपर संविधान में संशोधन भी करना होगा। असल में सबसे पहले सरकार को अपने बिल को 2 सदनों में पारित करवाने की जरूरत होगी। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ बिल को पारित करवाना होगा। इसके ऊपर इसमें क्योंकि सभी राज्यों को भी भागीदारी रहने वाली है, ऐसे में 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होने वाली है। जानकार मानते हैं कि बिल को दोनों सदनों में पारित करवाने के बाद भी संविधान में संशोधन का काम रह जाएगा। कुल 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं, तब जाकर एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसके तहत देश में एक देश एक चुनाव करवाया जा सकता है। भारत ने एक बार फिर इजराइल से अपनी दोस्ती निभाई है। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें मांग की गई थी कि इजराइल 12 महीने के अंदर बिना किसी देरी के कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति खत्म करे। इस 193 सदस्यीय महासभा ने वोटिंग के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने वोटिंग की, इसमें 14 ने विरोध में मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में इजराइल की कड़ी निंदा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के उल्लंघन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा पहुंचाते हैं। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। इस घटना के बाद चिराग पासवान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं, न कि दलित और आदिवासी लोगों के। इसलिए आप लोग इस गफलत में ना रहें कि दलित और गरीब लोगों के लिए चिराग पासवान मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।